नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास चर्चा टारगेट किलिंग पर लगाम कब। दरअसल जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकवाद की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर ही अंदर राज्य में 4 आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें कल पहले बडगाम और बांदीपुरा में फायरिंग होती है, तो उधर आज श्रीनगर में और अनंतनाग में फायरिंग हुई। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर टारगेट किलिंग ने नए सवाल खड़े किए हैं और इसी पर चर्चा हम करेंगे। पहले रिपोर्ट फिर चर्चा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बेलगाम, 24 घंटे में 4 आतंकी हमले। प्रवासी मजदूरों पर हमला क्यों? टारगेट किलिंग पर लगाम कब? पाक की नापाक करतूत जम्मू कश्मीर में दिख रही है। वहां 24 घंटे में आतंकियों ने 4 आतंकी हमलों को अंजाम दिया, जिसमें पहले बडगाम और बांदीपुरा में फायरिंग हुई और फिर श्रीनगर और अनंतनाग में फायरिंग हुई। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के आने के बाद स्थितियां और बदतर हुई हैं। आतंकियों ने गैर कश्मीरियों पर टारगेट किलिंग शुरू की है। बडगाम में आतंकियों ने 2 मजदूरों को निशाना बनाया। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं आतंक की इन बढ़ती घटनाओं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाए कि क्या कोई एजेंसी तो नहीं है जो इन हमलों के पीछे उमर अब्दुल्ला सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, इसकी जाँच होनी चाहिए। इसमें एक बात जरूर है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था? आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। वही बेहद चिंतनीय है कि बीते 12 दिनों में मध्य कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों पर ये दूसरा टारगेटेड हमला है। वहीं जम्मू कश्मीर में हो रही आतंकी घटनाओं को लेकर सवाल उठाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला को बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया। कहा, दृढ़ता से राष्ट्र विरोधी शक्तियों का दमन करने की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है, मुझे लगता है कि यह इस बात का प्रमाण है कि अब उनको सत्ता में आके यह एहसास हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किस गंभीरता और किस दृढ़ता के साथ डील करना चाहिए। यानी बहुत साफ है कि सत्ता के बाहर रह के बयान देना, उनके कई बयान बहुत आलोचना योग्य, गैर जिम्मेदाराना और राष्ट्र हित के विरुद्ध थे। मुझे लगता है अब पावर में आने के बाद उन्हें हो सकता है इस बात का एहसास हो रहा हो। वहीं आतंकी हमलों पर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, ये उनको भी पता है कि किस तरह पाकिस्तान आतंकवादी घटनाओं को जम्मू कश्मीर में अंजाम दे रहा है। जरूरत है इन आतंकियों को दृढ़ता से मात देने की। जम्मू कश्मीर को दहलाने की आतंकवादियों की हर साजिश को हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान विफल करेंगे। आतंकवादियों ने कोशिश की है कि कश्मीर को लहूलुहान करने की, लेकिन आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। जाहिर है पाकिस्तान की कायराना हरकत थमने का नाम नहीं ले रही है। टारगेट किलिंग के जरिए अपने मंसूबों को पाकिस्तान दिखा रहा है। कड़ी कार्रवाई से ही बात बनेगी। सवाल यही, बेगुनाह निर्दोष मजदूरों की टारगेट किलिंग कब रुकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो भारत के सवाल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि टारगेट किलिंग पर लगाम आखिरकार कब तक लगेगी। ऋषभ तिवारी मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इसके अलावा मेजर जनरल पीके सहगल, रक्षा विशेषज्ञ हैं। जनरल पीके सहगल साहब, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पर, और ऋषभ तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पर। सबसे पहले जनरल पीके सहगल साहब, आपके पास आना चाहूंगा। 24 घंटे की जो तस्वीर जम्मू कश्मीर की नजर आ रही है, उमर अब्दुल्ला की सरकार की ताजपोशी की बात, क्या हो रहा है सर कश्मीर में? आपने तो तमाम तरीके के आतंकी हमलों को देखा है, लेकिन एक नई तस्वीर है। तमाम दावे वादे किए गए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर पीछे अगर हम जाएं 24 घंटे तो एक अलग तस्वीर नजर आ रही है जम्मू कश्मीर के मद्देनजर। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि पिछले 24 घंटे में 4 आतंकवादी हमले हुए हैं। पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर बुखला गया है। उसकी ज़बरदस्त कोशिश है कि कश्मीर को डिस्टेबलाइज किया जाए, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जान और माल का नुकसान किया जाए और टारगेटेड किलिंग की जाए उन मजदूरों की जो बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को कायम कर रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है
जिससे हमारी सेनाओं को बड़ा फायदा होगा। खास करके जो चाइना के टनल्स बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, बड़े पैमाने पर बॉर्डर में सड़कें बन रही हैं, कश्मीर के अंदर बहुत बहुत विकास हो रहा है, उस सब को बर्बाद करना चाहते हैं, उस सब को रोकना चाहते हैं। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि जल्द ही हम कुछ बड़ा कदम उठाएंगे और ये आतंकवाद की जो घटनाएं हैं कम हो जाएंगी। जी, जहाँ तक उमर अब्दुल्ला का सरकार का ताल्लुक है, हिंदुस्तान की खुशकिस्मत है कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन प्लेस, अ सिंगल पार्टी गवर्नमेंट इन प्लेस। अगर उनका और सेंट्रल गवर्नमेंट का तालमेल अच्छा रहा, एलजी के साथ तालमेल अच्छा रहा, तो यकीनन पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, कश्मीर की गवर्नमेंट है। उनको अपील करना चाहिए पब्लिक को कि जिस प्रकार की सहायता मिल रही है ओवरग्राउंड वर्कर्स के माध्यम से आतंकवादियों को, आतंकवादी जो है टिक नहीं सकते अनलेस उनको शय ना दिया जाए, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट ना दिया जाए। तो कोई ना कोई लोग जो है उनको सेफ सेंचुरी दे रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं, उनको लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके बारे में तुरंत से अगर जानकारी सुरक्षा कर्मियों को दी जाए तो जल्द से जल्द उनको बर्बाद किया जाएगा। तो बड़ा लाजमी है कि उनको अपील करें कि वो हर प्रकार से सहायता करें सरकार की, वो हर प्रकार से सहायता करें अपने सुरक्षा कर्मियों की। इंफॉर्मेशन इज़ पावर, और हमको अगर टाइमली इंफॉर्मेशन मिले तो यकीनन इनको ख़त्म किया जाएगा। अगर आपको याद होगा कि कश्मीर में हमने G20 मीट किया सक्सेसफुली, उसके बाद अमरनाथ यात्रा किया टोटल सक्सेसफुली, फिर लोकसभा इलेक्शन हुई, फिर स्टेट असेंबली इलेक्शन हुई। उस समय बहुत बड़े पैमाने पर तकरीबन 350 से 500 एडिशनल कंपनीज को लगाया हुआ था। इलेक्शन के बाद इन कंपनियों को हटा दिया गया। उस समय पाकिस्तान ने ज़बरदस्त कोशिश की, 150 से 160 घुसपैठी आए, वो घुसपैठी पहले से ही मौजूद हैं। अभी बड़ी ज़बरदस्त कोशिश है कि हम इन घुसपैठियों को पहचानें और जल्द से जल्द बर्बाद करें, और मुझे पक्का यकीन है कि जल्द से जल्द ये बर्बाद हो जाएंगे अगर हमारे जो लोकल्स हैं वो सारे के सारे एकजुट होकर सेना को और सरकार को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें, खास करके सरकार को इंफॉर्मेशन दें। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा पीके सहगल साहब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। ऋषभ जी, इस हमले को किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि तमाम तरीके की सवाल उठ रहे हैं और खुद उमर सरकार इस सवाल उठा रही कि क्या एजेंसियों का यहाँ पर हाथ तो नहीं है, हमें बदनाम करने की साजिश हो रही है, कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं कि आपके जो भारत एक्सप्रेस का टैगलाइन है, सत्य साहस समर्पण, हमारी नीतियों में भी इन्हीं लाइनों को लेकर भी हम भी आगे चलते हैं। सत्य यह है, हमारे लिए देश प्रथम है। साहस है कि हम जब नीतियां बनाते हैं तो बेबाक तरीके से बनाते हैं और समर्पित रहते हैं देश की जनता के लिए। उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट क्यों निकल कर आ रहा है, ये सरकार उनकी नहीं बनी है, उन्हें भी सोचना चाहिए। अगर हमारी ऊपर उनका अगर संदेह है, जैसा कि मीडिया सो कॉल्ड दिखा रहा है, तो मैं स्पष्ट करता हूं, बंगाल में हम चुनकर नहीं आए, वहां भी हत्या हो रही है, और उसके बाद हिमाचल में हम चुनकर नहीं आए, वहां भी दंगे फसाद देखने को मिले, लेकिन जहां हम चुनकर आए वहां तो हत्या नहीं हो रही है। कहने का विषय यह है कि आप अगर लॉ एंड ऑर्डर पे आपकी सरकार आती है तो आप अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, आप तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं और इल्जाम किसी पे भी लगा दे, तो ये कहीं ना कहीं एक्सक्यूज देना होगा। पॉइंट 2, जो आतंकवादी गतिविधियों की बात हो रही है, जब भी कभी अगर किसी सांप के बिल में घुसकर उसे कुचलने की बात कही जाती है तो सांप फड़फड़ा के बाहर निकल के फन उठा के डसने का काम करता है। ये वही बचे कुचले सांप हैं जिनको खत्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार करने जा रही है। और ये आप देखिएगा आने वाले समय में, ये जो फड़फड़ा के ये दिए जो बुझने से पहले फड़फड़ा रहे हैं, ये बस फड़फड़ाता हुआ दिया है जो अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर से लाइव जुड़ चुके हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करूंगा। और सुहेल काजमी साहब, आपके पास पहले सवाल के साथ यही आऊंगा, ये क्या हो रहा है? मतलब तमाम दावे वादे चुनाव के ठीक पहले, सरकार हमारी आ जाइए, सरकार आ जाए, सब कुछ बदल देंगे, कश्मीर में बिल्कुल तरीके से सब कुछ होगा। ये 24 घंटे में जो नजारा दिख रहा है वो तो होश उड़ाने वाला है सर। देखिए सूर्य सर, पहले तो सहगल साहब ने जैसे कहा कि कोऑर्डिनेशन जो है, जो चुनी चुनाई सरकार जम्मू कश्मीर में है और मरकज की जो सरकार है, उनकी कोऑर्डिनेशन जबरदस्त होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए, सिर्फ बातों में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर ना बिहार है, ना मेरा भाई हिमाचल प्रदेश जिसके जिक्र कर रहे हैं वो है। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव इलाका है, यहाँ 200-300 के करीब पाकिस्तान से सटता हुए बॉर्डर्स हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर ने एक जनरेशन को लॉस किया है,
जम्मू कश्मीर में अलगाववाद 30-35 साल से पनप रहा है और किसी भी दुनिया के कोने में इतना लंबा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं चला है। सहगल साहब जानते हैं और उसकी वजूहात क्या हैं वो भी आप सब जानते हैं। ना हम अपने पड़ोसी मुल्क को बदल सकते हैं, ना उनकी नीतियों को बदल सकते हैं, ना उनकी सोच को बदल सकते हैं। और जितनी रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में की है, जितना गुमराह हमारे नौजवानों को पाकिस्तान करता है, और वक्तन फवक्तन जब भी हम खुशहाली की राह पे आगे बढ़ते हैं, जब इलेक्शंस होती हैं, जमहूरियत पनपती है, पाकिस्तान कोई ना कोई ऐसी चीज करता है जिससे कि उसको हाइप मिलती है और पूरी दुनिया में कश्मीर के राग को रागता हुआ वो अपना भीख का कटोरा लेके पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इसका डंडोरा पीटता है कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम यहाँ ये है। सोहेल इस्लाम जी, की यहाँ ग्वाही इस्लाम देता की है। बात नहीं हो रही है। इस्लाम पर हम अलग तरीके से टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बात इस यहाँ पर ये हो रही है कि जो लोकल स्थानीय लोग हैं वो आखिरकार कब इन मुद्दों को उठाएंगे, कब जम्मू कश्मीर पर आतंकवाद पर चर्चा करेंगे कि इस आतंकवाद पर जो लगातार लगाम लगाने की बात कहती है सरकारें, उस पर हम और आप कब बात करेंगे? देखिए त्रिपाठी साहब, इस वक्त जो है हम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में रह रहे हैं। हमारे पास हो किसी जमाने में हमारे चेयरमैन जो थे वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे यूनिफाइड कमांड के। आज एलजी साहब यहाँ सारा कुछ उनकी देख रेख में होता है और स्टेटहुड और यूनियन टेरिटरी के लॉज बड़े डिफरेंट हैं और बड़ी पावर्स बड़ी डिफरेंट हैं। ये सारा प्रोरोगेटिव जो है वो मरकज के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडिवर रहता है जम्मू कश्मीर में 10 सालों में जिस टाइप की मेहनत 2014 से लेके आज तक हुई पीस को प्रिवेल करने में, उसकी कंटिन्यूशन भी उन्हीं के हाथ में है। और कहां ये पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स होता है, कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस फेल्योर होता है, तभी वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। इसको चेक करने की जरूरत है कि कहां कोताही रह गई। ठीक है, सिक्योरिटी पर आप सवाल उठा रहे हैं। पीके सहगल साहब से मैं इसका जवाब दूंगा। सर, उस कोताही को ढूंढ रहे हैं और उसके रास्ते हमवार कर रहे हैं। सर, पीके सहगल सर, मैं आपसे जानने और समझने की यहां पर कोशिश करूंगा कि केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ तमाम तरीके के सवाल यहां पर सिक्योरिटी को लेकर उठाए जा रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा ना होने की वजह से इस तरीके की घटनाएं। देखो सोहेल जो कह रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है इस समय एलजी के हाथ में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेदार है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। जब पूरा स्टेटहुड मिल जाएगा तो तब पूरी जिम्मेदारी जो होगी उमर अब्दुल्ला सरकार की होगी। ये सही बात है कि जब गलवान में इंसिडेंट हुए उस समय तकरीबन 80% सेना जो थी जम्मू के इलाके से उसको हटा के लद्दाख में भेज दिया, जिससे हमारा लोकल जो सिक्योरिटी ग्रिड था वो कमज़ोर हो गया, इंटेलिजेंस ग्रिड था कमज़ोर हो गया। और उसका बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया। 150 से 160 घुसपैठिए आए हुए हैं, वो छुपे हुए हैं जंगलों में, ऊंची ऊंची पहाड़ियों में। टोपोग्राफी उनके फेवर में है, वहाँ फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है, फास्ट फ्लोइंग नाले हैं। उन जंगलों में पहाड़ियों में बहुत सारी केव्स हैं नेचुरली, फिर वो ऊंचाई पर है, उनको ढूंढना और उनको ख़त्म करना काफ़ी से ज़्यादा मुश्किल है। इसी वजह से इतने महीने के लिए वो वहाँ कम से कम 3-4 महीने हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे पक्का यकीन है कि जल्द ही हमको ख़त्म कर लेंगे। इनसे इनिशियली बिल्कुल सही बात है कि हमारी सिक्योरिटी थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, हमारी इंटेलिजेंस कमज़ोर हो गई थी, लेकिन वो जितनी भी खामियां हैं उनको सबको प्लग कर दिया गया है। अभी कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं होगा, कोई इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का लैप्स नहीं होगा। पैसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन बड़ी तेज़ है जी, और यूनिफाइड कमांड है जिसका एलजी हेड करते हैं। लेकिन बड़ा लाजमी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, बिल्कुल, खास करके उनके नीचे जितना भी अवाम है, वो हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो है अवाम से कुछ नहीं छुपा होता। अवाम ही है जो ओवरग्राउंड वर्कर्स को सपोर्ट करती है। उन्हीं के ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं कि उनकी जानकारी जल्द से जल्द दी जाए। हम जल्द से जल्द जो है ये आतंकवाद को काफ़ी हद तक ख़त्म कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि पड़ोसी की वो इसको एक किस्म से अपने एक्सटेंशन ऑफ डिफेंस पॉलिसी, एक्सटेंशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी बनाता है, और उसकी अगर नीयत में चेंज नहीं आएगा तो हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कुछ हद तक तो आतंकवाद की घटनाएं होती रहेंगी। ये सारी दुनिया में पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। आतंकवाद की गढ़ जो है पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो है जिस दिन आतंकवाद ख़त्म हो गया उस दिन पाकिस्तान की फ़ौज की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। और वो जब कश्मीर में कुछ बड़ा चीज़ होती है, जैसे कि बड़े चुनाव हुए, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया, उससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा घबरा गया है, बहुत ज़्यादा बुखला गया है। वो नहीं चाहता कि कश्मीर में शांति बहाल हो, वो नहीं चाहता कि दुनिया हिंदुस्तान की जमहूरियत का वाहवा करे।
और इससे वो बड़े पैमाने पर इस माफी की कार्रवाई करने जा रहा है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो पाकिस्तान ने हर प्रकार से कोशिश कर ली है, एलईटी के माध्यम से, जैश ए मोहम्मद के माध्यम से, हिजबुल मुजाहिदीन के माध्यम से, आईएसआईएस के माध्यम से, तालिबान के माध्यम से, अल कायदा के माध्यम से, लेकिन हिंदुस्तान को कुछ बड़े पैमाने पर कुछ नहीं कर सका। और अगर वो अभी भी बाज नहीं आया तो मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि अभी इलेक्शन खत्म हो चुकी हैं और ये 2 स्टेट में भी इलेक्शन जो होने जा रही हैं, इसके बाद या इसके पहले हमारी सरकार मजबूत सरकार है। वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक। बिल्कुल। हमको सारे के सारे जो लॉन्च पैड्स हैं, सारे के सारे जो टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी है। इस बारी किसी बॉर्डर को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं। वी गॉट इनफ वेपन सिस्टम्स जो बिना बॉर्डर क्रॉस किए उसको हर प्रकार से बर्बाद कर सकते हैं। सेना के हर प्लान्स रेडी हैं। पॉलिटिकल डिसीजन की आवश्यकता है कि कब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, और मुझे पक्का यकीन है सबक तो सिखाया जाएगा, लेकिन अपने समय पर, अपने टाइम पर। हमारे पास बड़े सारे ऑप्शंस हैं। हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन है, पॉलिटिकल ऑप्शन है, इकोनॉमिक ऑप्शन है, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस है, एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑप्शंस है। कौन से ऑप्शंस को, किस प्रकार के ऑप्शन को कब इख्तियार करेंगे, दैट इज बेस्ट नोन टू द पावर्स दैट बी, बट आई एम वेरी सर्टन दैट सूनर देन लेटर हिंदुस्तान की सरकार कुछ ऐसा कदम उठाएगी जिससे पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आ जाएगा इनफ इज इनफ। अगर आपको याद है, उरी के बाद में जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और पुलवामा के बाद में जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, तो उसके बाद कम से कम 6 महीने 1 साल तक आतंकवाद बहुत कम हो गया था। अभी फिर उसी माफिक सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता है और वो अवश्य होगी। अगर वो नहीं होती तो सरकार की, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सरकार के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इन अ पीस टाइम नोबडी कैन अफोर्ड टू लूज 18 लाइव्स। अक्टूबर के महीने में 18 लोगों की जान चली गई है। उसमें कुछ सुरक्षाकर्मी हैं, कुछ बीएसएफ सीआरपीएफ के हैं, कुछ सिविलियंस हैं, और देशवासी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और सरकार के ऊपर बड़ा दबाव पड़ेगा कि कुछ बड़ी कार्रवाई करने के लिए। और दैट इज़ द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री कि कुछ ऐसे कदम उठाया जाए जिससे ये आतंकवाद जो है बड़े पैमाने पर कम हो। ख़त्म तो नहीं होगा, जैसे कि मैंने कहा, ख़त्म नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर कम किया जा सकता है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी है, लेकिन उनमें कुछ ढील हुई है जिसका फ़ायदा पाकिस्तान ने उठा लिया है। अभी समय आ गया कि उस ढील को, जो हमने, जैसे मैंने कहा है, उनको प्लग कर लिया गया है, लेकिन जो 150 से 160 घुसपैठी हैं उनको जल्द से जल्द हमको फ्लश आउट करना है। उस फ्लश आउट करने के लिए हमको लोकल सपोर्ट की बड़ी आवश्यकता है। आतंकवाद कभी भी कामयाब नहीं हो सकता अगर उनको लोकल सपोर्ट ना मिले, और ये अनफॉर्चुनेटली लोकल सपोर्ट उनको बड़े पैमाने पर मिल रहा है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके बिहाफ पर रिकॉनेसेंस करते हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, उनको बताते हैं किधर से हमला करना है, उसके हमले करने का कहाँ छुपना है, कहाँ निकल जाना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर देना बंद करें बिल्कुल, तो यकीनन जल्द से जल्द ये जो आतंकवाद है काफी ज्यादा कम हो बेहतर सकता है। तरीके से समझने की कोशिश करता हूं। सुहेल जी, लोकल सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है और शायद इसीलिए कश्मीर में आतंक पनपता है, और जिम्मेदार स्थानीय लोग भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक सपोर्ट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आतंक को बढ़ावा देता है। देखिए, सहगल साहब ने जो निटी ग्रिटीज हैं जम्मू कश्मीर की, वो बड़ी खूबसूरती से इलेबोरेट की हैं। देखिए, ये एक ऐसा मैं क्या कहूंगा, कैंसर है जिसको एकदम फ्लैश आउट करना, क्योंकि ना हम पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क को बदल सकते हैं, ना उनकी नीतियों को बदल सकते हैं, ना उनकी सोच को बदल सकते हैं। और ये कहना कि बहुत सपोर्ट है, वो नहीं है, थोड़ी सपोर्ट है, थोड़ी बहुत। अगर बहुत सपोर्ट होती फिर इलेक्शंस नहीं होती, इतनी हाई वोल्टेज परसेंटेज नहीं होती। जम्मू कश्मीर के लोग 99.9% अमन पसंद हैं, 0.1% वो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, वो जो उनके बहकावे में, उनके पैसे के लालच में या किसी और चीजों के लालच में, या उनके सिंपथाइजर बन जाते हैं। चलिए 1% नहीं 5% वो लोग होंगे, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। हमारे यहाँ विलेज डिफेंस कमेटीज बनाई गई, हमारे यहाँ जो एसपीओज हैं डिस्ट्रिक्ट्स में और बॉर्डर के इलाकों में, उनको तैनात किया गया, रिक्रूट किया गया, उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। मैं देखता हूँ किसी सेक्टर में जब आर्मी की बटालियन शिफ्ट होती हैं, दूसरी बटालियंस आती हैं, वो अपने सोर्सेज को मोबिलाइज नहीं करती हैं, वो अपने जो लोकल इनपुट्स जहां से आती हैं
उनको ड्राई कर देती हैं, वेट नहीं करती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा लैप्स हो जाता है, क्योंकि लोकल इनपुट्स जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं एरिया टू एरिया और बॉर्डर टू बॉर्डर। और मैंने आपसे कहा कि एक जगह से नहीं मिलता है, सहगल साहब जानते हैं, बहुत से 100 से भी ज्यादा कॉर्नर्स पे पाकिस्तान सड़ता है जम्मू कश्मीर के साथ। तो ये चीजें जो है, सिक्योरिटी ड्रिल जो है वो एक परमानेंट प्रोसेस है, क्योंकि ना हम लाइन ऑफ कंट्रोल चेंज कर सकते हैं, ना एलओसी चेंज कर सकते हैं। तो करें तो करेगा, मरेगा तो जम्मू कश्मीर का आवाम या उसका माल मवेशी या वहां की पॉपुलेशन। तो ये सब चीजें मोबिलाइज करना 24/7 इंटू 365 एक परमानेंट फिनोमिना है। अगर आपको जम्मू कश्मीर को बिल्कुल खुशहाल जम्मू कश्मीर देखना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों की बात करनी, सरकारें आती हैं जाती हैं, लोग बनते हैं, एमएलए नहीं बनते हैं, लेकिन मरकज हमेशा वहां बैठा हुआ है जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज तो सब कहते हैं, है और रहेगा। तो उसको किस तरह से सेफगार्ड करना है, उसके लिए रेमेडियल मेजर्स जो है ज्यादा से ज्यादा ढूंढने की जरूरत है, और इन सब लोगों को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जो सिंपथाइजर क्यों बनते हैं, और उनके लिए लॉ है, लॉ हमें इजाजत देता है कि उनको बिल्कुल कड़ी से कड़ी तरीकों से पकड़ा जाए। ठीक है, मेरे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका मैं तारुफ करवा दूं। नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौरव कपूर, बहुत स्वागत सर आपका भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पर, और मोहिंदर प्रकाश कांग्रेस के नेता हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। गौरव कपूर जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, किस तरीके से अब आप इसको देख पा रहे हैं? 24 घंटे में 4 हमले, आपकी सरकार ने तमाम दावे वादे किए, यहां तक कि उमर अब्दुल्ला ने तमाम तरीके की बयानबाजी की, नतीजे आने के पहले कि सरकार आ जाने दीजिए हमारी, और उसके बाद आतंकवाद को पूरे तरीके से खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। अलग अलग तरीके के बयानों को हमने देखा। अब सरकार में आप हैं, स्थानीय लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि पाकिस्तान को पूरे तरीके से हटाना है आतंकवाद के मद्देनजर? देखिए त्रिपाठी साहब, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं कि आप ये समझते हैं एज ए जर्नलिस्ट कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं, हम मानते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की चुनी हुई आवाम जो है उसकी सरकार है, लेकिन आप ये भी साथ साथ देखिए कि जम्मू कश्मीर इस वक्त पूरा राज्य नहीं है, ये एक यूटी है, और यूटी के अंदर जितना यूटी के अंदर जो होम डिपार्टमेंट है वो सेंटर के अंदर होता है, और जितनी बेल्ट फोर्सेस और फोर्सेस जितनी भी हैं ये सारी जो है ये इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं इस वक्त वो इसको रूल कर रहे हैं इस पे। देखिए दूसरी बात, आप ये चीज कहते हैं कि अगर इस चीज की जवाबदारी हमसे आप तब लीजिएगा जब ये स्टेटहुड होगा, और यहाँ की पूरी जो फोर्स की जिम्मेवारी जो यहाँ सिटिंग चीफ मिनिस्टर है जब उसके पास होगी। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जम्मू में जब जम्मू कश्मीर में जब एलजी साहब ने मीटिंग ली, सिक्योरिटी रिव्यू की, उसमें जितने भी सिक्योरिटी चीफ ऑफिसर्स थे सब बैठे थे, लेकिन उसमें ऑनरेबल हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उनको नहीं बुलाया गया। तो इसलिए आप इसका ये ठीकरा है ये उनके सिर पे आप नहीं फोड़ सकते, ये जवाबदारी एलजी सरकार को, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो बैठे हैं उनको देनी पड़ेगी, विशेष राज्य के दर्जे की बात आप लोग कर रहे हैं, उस पर मुलाकात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात, तो इसलिए भी मुलाकात करिए आप लोग जाकर वहां पर, ये क्या चल रहा है, आप सहयोग करिए हमारा, हम आपका सहयोग करें, एक टेबल पर चर्चा हो उमर सरकार की और मोदी सरकार की। यहाँ क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं आप लोग? देखिए आप जो एग्रेसिव मोड पर मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे से आप सवाल ना करिए, तो वहां की आवाम ने आप लोगों को वोट किया है, तो आपका एक फर्ज बनता है कि मोदी सरकार केंद्र में मौजूद है, एक मंच पर एक टेबल पर चर्चा करें इस बात को लेकर, क्योंकि आपके नए नवेले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, नतीजे आने के पहले कहा है कि कश्मीर का ठेका पाकिस्तान नहीं लेगा, हमारे अंदर पूरा दमखम है, और जिस तरीके के आतंकवाद की आप जिक्र कर रहे हैं वो आतंकवाद पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश हमारी होगी। उमर अब्दुल्ला का ये बयान तमाम मंचों से हमने और आपने सुना है, जवाब दीजिए। मैं आपको वही चीज कह रहा हूं कि बिल्कुल उमर साहब ने जो कहा हम उसी स्टैंड पे आज भी खड़े हैं। आप स्टेटहुड हमें दे दीजिए पूरा, उसके बाद जहां जो भी यहाँ पे इंसिडेंट्स होगी उसकी जिम्मेवारी या उसकी जवाबदारी आप हमसे लें। जब जो मिलिटेंसी को इस वक्त टैकल कर रही है वो कर रही है हमारी फोर्स, और जो हमारी फोर्स है वो होम डिपार्टमेंट के अंडर है, होम डिपार्टमेंट को सुपरवाइज कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए ये चीज मैंने आपको कहा ना, जब हमारी जवाबदारी, हमें पता है कि राइट टाइम है इस वक्त हमारा जवाब देना, हम उस वक्त जवाब देंगे। बाकी मैं एक चीज, अभी जब ये मैं कनेक्ट हुआ, मैं थोड़ा लेट हुआ, तो मैं सुन रहा था, मुझे पता नहीं कि कौन से आपके पैनलिस्ट बोल रहे थे लोकल सपोर्ट है। देखिए जैसे आपको अभी अपना जो सीनियर जर्नलिस्ट है वो भी यही चीज कह रहे थे
कि ये सिर्फ 1 या 2% लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आप ये भी मत भूलिए, इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब भी हमारी फोर्सेस इस तरीके का ऑपरेशंस करती है तो लोकल ही इनपुट होती है उनकी हेल्प में, जो उनको हेल्प मिलती है कि कहां से रास्ते, क्योंकि फोर्स भी जब कहीं जाती है वो भी एक नए एरिया में जब जाती है तो वो एरिया उसके लिए एक नया होता है, तब भी उस वक्त वहां के लोकल ही होते हैं जो उस वक्त हमारी फोर्सेस की हेल्प करते ठीक हैं, है। उनको वो प्रॉपर ठीक गाइड है, करते हैं मैं कि कहां से लौटूंगा। रास्ता मोहिंदर जाता है। प्रकाश जी मेरे साथ आप कांग्रेस locals के को नेता जो जुड़े है, हैं, मैं लौटूंगा जो- आपके पास। एक छोटा सा सवाल मैं मोहिंदर जी आपसे लूंगा। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है, आपकी नजरें किस तरीके से देख पा रही हैं सर? 24 घंटे 4 आतंकी हमले और गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया गया। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। त्रिपाठी साहब, बहुत ही सामयिक सवाल आपने किया है। देखिए, कांग्रेस का नजरिया और देश का नजरिया दोनों एक होते हैं। इस देश में जो सीमाएं सुरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी केंद्रीय सरकार पर है। आपको मैं छोटा सा एक साइड में ले जाना चाहूंगा जी। इतना सारा ड्रग्स हिंदुस्तान में आ रहा है, इसकी जिम्मेदारी क्या राज्य सरकार की है या बॉर्डर से आने वाले की है? बांग्लादेश में से अगर बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है कि केंद्र सरकार की है? केंद्र सरकार अपने हाथों से इस तरह झाड़ देती है जिम्मेदारी को जैसे कि कोई जिम्मेदारी उनकी थी ही नहीं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर पे आता हूं। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर आपको वीरता दिखानी पड़ेगी, आपको अपनी फौज को खुली छूट देनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर घुस के उनको मार के आए, और जो भी इन्फिल्ट्रेशन होता है, आतंकवादी आता है, वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। उसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। जो दृढ़ निश्चय दिखाने की जो जरूरत है वो ना प्रधानमंत्री में है ना रक्षा मंत्री में है। आपको याद होगा क्या कहा कर जाता है, हर घटना होने के ऊपर हम इसका बदला लेंगे, हम ठीक इसको है, जरूर वो मैं करेंगे। इसका जवाब लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं आपके सवाल पर, और इसका मैं जवाब लूंगा। मोहिंदर जी, अपना पूरा सवाल पहले आप करिएगा और उसके बाद मैं जवाब लूंगा भारतीय जनता पार्टी से। हाँ, मेरी बात पूरी सुन लीजिए जी। ये सहगल साहब बैठे हैं, बड़े मैं इनको प्रणाम करता हूँ, इनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। सेना से आए हैं। जब सेना को आप हर्डल बना करके आदेश दोगे कि आपने ये करना है और ये नहीं करना है, तो सेना क्या करेगी? और कितने दिन तमाशा देखेंगे कि भाई अब की मारा तो कर देंगे, अब की मारा तो कर देंगे। कितना जमाना बीत गया। जो इस देश के लोग जो रक्षा के अंदर जिनके पास सरकार की जिम्मेदारी है, वो ड्रग्स के द्रोण नहीं रोक पा रहे। कितना ड्रग्स आ रहा है, वो इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें क्या रोकेंगे? अरे भाई, देश के पास आज वक्त आ गया है। आप इजराइल की बातें करते हो, आप दुनिया को बांटने की बातें करते हो। प्रधानमंत्री के बयान क्या होते हैं? बटेगा तो हटेगा। अरे पुराने प्रधानमंत्री हिंदुस्तानी बनने का बात करते थे कि हिंदुस्तानी बनिए, सिंधी मुस्लिम सिख ईसाई बनिए, सब एक साथ बनिए। आज इंसान बनने की बात कोई प्रधानमंत्री करता है? आप में अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ। बाकी दूसरों की तरफ एक स्पष्ट इशारा है। क्या प्रधानमंत्री दुनिया हम हिंदुस्तानियों को इतना बेवकूफ समझते हैं? आप इतनी बातें देश को तोड़ने की कर रहे हैं, आप क्या सोचते हो कि आतंकवादी फायदा नहीं उठाएंगे? आप कश्मीर के लोगों को आज तक गाली देते आए कि वो पाकिस्तानियों से मिले हुए हैं, पीओके से मिले हुए हैं, वहां शादियां करते हैं, वहां ना जाने क्या क्या करते हैं। मैं आज फिर कहता हूं आपसे, इसका सिर्फ एक इलाज है। आप कितना ही चिल्लाते रहिए, पाकिस्तान का तीसरा टुकड़ा करना पड़ेगा, पीओके को अपने साथ लेना पड़ेगा। ये वही यूपी के सेक्रेटरी है ना, ये चीफ मिनिस्टर, जो कहते थे पीओके को लेके रहेंगे। आज क्या कहां चला गया वो पीओके को लेने का वादा? आप वोट लेने के टाइम पे बहुत ड्रामेबाजी करते हैं, कभी राम मंदिर, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी ठीक सिख, है, कभी पाकिस्तान। ऋषभ जी जवाब दीजिए। देखिए त्रिपाठी साहब, ये सहगल साहब से पूछवा लीजिए मेरी बात। ये देश को तोड़ने की तरफ ले जा रहे हैं। अगर मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। आप जिस तरीके से तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं मोदी सरकार पर, ऋषभ जी जवाब दीजिए। देखिए, आपके शो का फॉर्मेट है कि कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करता। मैं एक एक पहलू बात सब जवाब दे रहा हूं। सबसे पहला विषय, जो सारे विषय निकल कर आए कि ये सरकार क्या कर रही है, तो मुझे हंसी आती। देखिए शायद बीच में ना बोले, रिक्वेस्ट होगा। मुझे हंसी आती है कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान पर कि शायद वो रिसर्च नहीं कर पाए अपने इतिहास के नेताओं पर। इनके ही कांग्रेस के पार्टी ने पाकिस्तान में जाकर कहा था हमें लाइए, मोदी को हटाइए। इनके ही कांग्रेस के राहुल गांधी ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई और एयर स्ट्राइक हुई कि हमें प्रूफ चाहिए। जब सेना के आक्रमण पे, उनके हमले पे प्रूफ मांगेगी कांग्रेस, और मनोबल तब कौन बढ़ाता आतंकवाद का? कौन मनोबल बढ़ाता है वहां पे बैठ के आतंकवाद का?
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट की बात कही गई, बेशक लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और ये जो गतिविधियां हो रही है, ये जो घटनाएं हो रही है, ये जो जिलेबी घुमा के उमर अब्दुल्ला जी पेश करना चाहते हैं ना, देश की जनता गुमराह नहीं होने वाली। आपको स्टेटहुड का दर्जा अगर पाना है तो यह तरीका आपको बकायदा जनरल मीटिंग में उठाना होगा। और इस तरह की घटनाएं आपके सरकार बनने के बाद ही क्यों शुरू हुई, सवाल इस पे भी खड़ा होता है कि मंशा क्या है अस्थिरता का। और तीसरी बात, आज भी 3 आतंकवादी मरे हैं। अगर आप इन कंपैरिजन देखेंगे तो पहले की घटनाओं में और अब की घटनाओं में, प्लान्ड अटैक एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान अटैक, इस पे कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा। यहां पे सर्च के दौरान काउंटर अटैक में अनेक आतंकवादी मारे गए हैं। और दूसरी बात, हमें हमले और हमें एक्शन की वो दुहाई दे रहे हैं जब कसाब पकड़ा जाता है। जो लोग रात को अफजल गुरु और कसाब के लिए कोर्ट खुलवाने की बात करते हैं, आज वो हमें ज्ञान बांट रहे हैं बैठकर कि आप क्या कर रहे हैं। जनाब, हमने तो 370 हटाया, हिम्मत नहीं थी आपको छूने की। हमने 35 हटाया, हिम्मत नहीं थी आपको छूने की। और डंके की चोट पर कहते हैं पीओके हम ही लाएंगे, क्योंकि आपके अंदर कुव्वत नहीं है। क्योंकि गांधी परिवार जो है इस देश को अपनी बपोती जागीर समझता था। प्रधान सेवक बन के मोदी जी ने कर्तव्य पद पे कार्य किया है। और तीसरी बात, इंटरनल सिक्योरिटी की जो बात आती है सर, शायद इनको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। कानून के तहत संविधान के अंदर स्टेट की जो पॉलिसी होती है, सेंट्रल एजेंसीज डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करती। और एक बात, जो दूसरे कंट्री के बॉर्डर टच होते हैं उस पे जो बकायदा आर्मी और बीएसएफ रहते हैं, उनके अंदर इंटेलिजेंसी कॉन्ट्राडिक्शन एक एमओयू होता है। और एक बात, जब वहां की सरकार उन्हें ललना की तरफ पालना और पोसना करेगी, और उस पर जब हम सीए लाने की बात करेंगे, एनआरसी लाके चिन्हित करने की बात करेंगे, तो कांग्रेसी छाती पिटने लग जाते हैं कि क्यों चिन्हित कर रहे हो, क्यों बता रहे हो कौन बाहरी है और कौन अंदर घुसा। और ड्रग्स की बात मैं कह रहा हूं, ड्रग्स के अंदर जब 17,000 करोड़ पकड़े गए तो वो कहां से निकले? क्या सरकार ने नहीं पकड़ा? और कब नहीं घुसपैठियां घुसती थी? यहां पे कार्रवाई मजबूती से हो रहा है। आप लोगों ने संरक्षण दिया है इतिहास में, और तभी जनता ने हरियाणा में भी जवाब दे दिया और आपको पीछे बैठा रखा है। ऋषभ जी, पीके सहगल साहब इंतजार कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। सहगल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मोदी सरकार पर तमाम तरीके के सवाल यहां पर कांग्रेस उठा रही है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से, बिल्कुल एक एक करके ऋषभ जी प्लीज, जिस तरीके से यहां पर सेना को आप लगातार इस बात का जिक्र करते हुए सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सरकार को खुली चुनौती दे देनी चाहिए, तभी यह संभव हो पाएगा। देखो, सेना को आज से नहीं, आज से 10 साल पहले से, जब से मोदी सरकार 2014 में आई थी, तभी से अपने ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी इख्तियार की। हमने विद इन द वैली जीरो टॉलरेंस कहा हुआ है, और विद इन द वैली सेना को कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्शन दिया हुआ है। सेना जो करना चाहे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की पूछने की आवश्यकता नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से पूछने की आवश्यकता नहीं। सेना अपने मुताबिक, अपने स्ट्रेटेजी, अपने टैक्टिक्स के मुताबिक उनको ख़त्म करती है जी। इसी की वजह से देखो, अब स्कूल जलने बंद हो चुके हैं, बैंक लूटने बंद हो चुके हैं, जो रोज़ पेट्रोल बम गिरे थे वो ख़त्म हो गए, ग्रेनेड से अटैक होते थे ख़त्म हो गए, कोई भी आतंकवादी मारा जाता था उसके फ्यूनरल के ऊपर हज़ारों लोग इकट्ठे होते थे। ऑल दैट इज़ बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। हमको हर प्रकार से कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्शन है, लेकिन फॉर एक्शन अक्रॉस द बॉर्डर, बिल्कुल, दैट इज़ अ डिसीजन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू टेक, बिकॉज से काफ़ी से ज़्यादा परिणाम हो सकते हैं और आपको बड़ा सोच समझ के ये एक्शन लेना होता है। साफ तौर पे कहा जाता है कि वॉर इज़ टू डेंजरस अ थिंग टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स जी, और आई एम एन एब्सोल्यूट एग्रीमेंट विथ इट, क्योंकि उसके बहुत ज़बरदस्त परिणाम हो सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत चीज़ें सोच समझ कर तब फैसला लेना चाहिए कि हमने कब अटैक करना है, किस टारगेट के ऊपर अटैक करना है, और ये यकीन करना है कि कोलेटरल डैमेज ना हो, किसी प्रकार से सिविलियंस को नुकसान ना हो, और केवल नुकसान हो तो उन आतंकवादियों को हो या उनको जो सहायता कर रहे हैं साथ में उनको, लेकिन सिविलियंस को किसी प्रकार से ना तो सिविलियन का जान जाए, ना सिविलियन का माल का नुकसान हो, केवल आतंकवादियों को। अगर अब देखो, हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक की और केवल आतंकवादियों को हिट किया, जब हमने बालाकोट में स्ट्राइक की तो हमने केवल वंस अगेन आतंकवादियों को हिट किया। हिंदुस्तान की फौज जो है सिविलियंस को हिट नहीं करती, हम बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को हिट नहीं करते, सिविलियंस को हिट नहीं करते। और ये फैसला जो कौन से टारगेट किस प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं, कितनी तादाद में बर्बाद कर रहे हैं, कितनी दूरी तक बर्बाद कर रहे हैं, ये फैसले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। मैंने कहा जैसे कि हर प्रकार की प्लान्स रेडी हैं,
यू हैव एनी नंबर ऑफ प्लान्स विद द एयरफोर्स, विद द आर्मी, विद द नेवी। कौन सा प्लान किस समय लागू करना है, दैट इज अ डिसीजन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू टेक। बाकी जहाँ तक विद इन द वैली है, देयर इज कंप्लीट एंड टोटल फ्रीडम ऑफ एक्शन। उसी की बदौलत से बड़े पैमाने पर आतंकवाद काफ़ी से ज़्यादा कम हो चुका था और अभी भी कम हो जाएगा, इसमें कोई मेरे को शक की। लेकिन जहाँ तक स्टेट का ताल्लुक है, स्टेट कैन ओनली रीच आउट टू द पीपल। आई एम एन एब्सोल्यूट एग्रीमेंट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रेडिकलाइज यूथ है इज़ नॉट मोर देन 1 to 2%। 1% भी बहुत ज़्यादा है, उतने भी नहीं है। कुछ 400, 500, 600 लोग होंगे जो ओवरग्राउंड वर्कर का काम करते हैं, उनको पहचानना के लिए हमारी मदद की आवश्यकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट कैन रीच आउट वेरी स्ट्रांगली टू देम, ताकि वो किसी प्रकार की उनको सहायता मत दे। और कहा जाए कि अगर उनकी सहायता करते हो तो जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है विल एक्ट वेरी स्ट्रांगली, नॉट ओनली अगेंस्ट देम बट अगेंस्ट दे परिवार ऑल्सो। और ये इसी माफी की कार्रवाई पहले भी की जाती थी जी, जिससे जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा डर रहता था, काफ़ी ज़्यादा खौफ रहता था कि उनको जम्मू कश्मीर में उनका फ्यूचर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, जनरेशन टू कम का फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, बिल्कुल। सहगल सर, मैं इसका जवाब लूंगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर उठाया है और ये सवाल ऐसा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता गौरव कपूर हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव कपूर साहब, आपको वोट इसलिए दिया ताकि स्थानीय लोगों से आप बातचीत कर पाएं। 400 से 500 लोग, और इस बात का जिक्र पीके सहगल साहब कर रहे हैं कि जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, 2014 के बाद तस्वीर बदली है, लेकिन शायद थोड़ा सा सहयोग अगर सरकार का मिल जाए तो वो तस्वीर नहीं बनेगी जो फिलहाल 24 घंटे में हम और आप देख पा रहे हैं। देखिए त्रिपाठी जी, जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े सारे मुद्दे हैं जिसके लिए जो सरकार जम्मू कश्मीर में जो बनी है, वो लोगों की चुनी हुई सरकार बनी है, उसमें ये मिलिटेंसी का इशू है ही है। और भी बड़े सारे इश्यूज हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ये सरकार बनी, जिसको मैंडेट मेजोरिटी ऑफ वोट के साथ जम्मू कश्मीर के अवाम ने चुना है, वो हर एक मसला मसाइल जो है वो जम्मू कश्मीर का अवाम का वो हल करेगी। जहां तक मिलिटेंसी का, देखिए कोई भी सरकार जब भी बनती है, कोई भी सरकार नहीं ये चाहती कि उसके स्टेट के अंदर इस तरीके की एक्टिविटीज हो ताकि माहौल डिस्टर्ब हो, टूरिज्म पे फर्क पड़े, लोगों के जीवन में फर्क पड़े। कोई भी ऐसी सरकार कहीं भी ऐसी नहीं चाहती। बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि जब भी हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में मुश्किल दौर रहा, उस वक्त मुश्किल दौर को संभाला नेशनल कॉन्फ्रेंस के पर हमेशा इसको फारूक साहब ने लीड किया और मुश्किल टाइम पे जम्मू कश्मीर की हुकूमत को संभाल के उन्होंने रियासत को उस मुश्किलों से बाहर निकाला। उसी हिसाब से हमारी पूरी कोशिश है कि अभी देखिए सरकार बने कुछ ही महीने हुए, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें स्टेटहुड जो है वो हमें दिया जाए। देखिए जब तक स्टेटहुड, मैंने आपको फिर कहा, अभी पीछे जब एलजी साहब ने मीटिंग की उसमें और चीफ मिनिस्टर इनवाइटेड ही नहीं था सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग में, तो आप मुझे बताइए फिर आप कहां से जम्मू कश्मीर की जो चुनी हुई सरकार है उसको कटघरे में आप खड़े नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबसे पहली उम्मीद है जो सुप्रीम कोर्ट से भी है और जो हमारे साथ विश्वास दिलाया था। मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगा कि आपका प्लान क्या है। आप मुझे कह रहे हैं कि निश्चिंत रहिए, आपका प्लान क्या है? विशेष राज्य के दर्जे की आप मांग कर रहे हैं, लेकिन आतंकवाद को लेकर आपकी सरकार का प्लान क्या है, बताइए। देखिए हर एक गवर्नमेंट, जो भी मैंने आपको पहले कहा कि कोई भी सरकार जो होती है वो नहीं चाहती कि उसकी रियासत डिस्टर्ब हो। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो मेन स्ट्रीम में अगर कुछ लोग भटक गए हैं, जैसे उसको मेन स्ट्रीम में हमको लाए। जम्मू कश्मीर का माहौल बिल्कुल एक शांति प्रिय हो, ताकि यहाँ पे हर एक बाशिंदा रहने वाला, चाहे वो जम्मू का हो चाहे वो कश्मीर का हो, वो आराम से सुबह जब घर निकले और उसके दिल में ये डर ना हो कि मैं शाम को वापस सलामत अपने घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। और जम्मू कश्मीर का एक ऐसा एक माहौल बने कि पूरे हिंदुस्तान, आपको पता है कि टूरिस्ट की बेस्ट प्लेस अगर कहीं इंडिया की है तो जम्मू कश्मीर को, स्पेशली कश्मीर को टॉप एंड पे वो चीज है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा यहाँ रोजगार खराब हो, सिस्टम खराब हो। पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ के माहौल बिल्कुल ठीक ठाक रहे, ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो अपना गुजर बसर जो है आराम से कर सके। और देखिए मैंने आपको पहले कहा कि हमारी ये पूरी उम्मीद है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम ने मैंडेट देके नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता में लाया है, पावर में लाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक विश्वास था कि जो पिछले 2014 से लेके अभी तक जम्मू कश्मीर के जो काफी सारे काम पेंडिंग से, जो लोगों से वाबस्ता हैं और जितने भी और भी इश्यूज हैं, उनको जो सॉर्ट आउट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कर सकती थी, जिनका उन्होंने विश्वास हमारे पे रखा। हम पूरी उम्मीद, हम विश्वास है हमें अपनी लीडरशिप के ऊपर कि हम जम्मू कश्मीर को एक अच्छी सरकार देंगे, ताकि 5 साल के बाद हम दोबारा जब इनके बीच जाएं तो हम दोबारा इसी तरीके से अपनी सरकार दोबारा बना पाएं। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुहेल काजमी साहब, जो लोकल स्थानीय लोग हैं उन्हें कैसे आप समझा पाएंगे?
देखिए सर, इस वक्त जो जिसकी गवर्नमेंट है वो उमर लेट सरकार है, और उमर अब्दुल्ला मैं जाती तौर पे जानता हूं कि बड़ा ऑनेस्ट और बड़ा डेडिकेटेड पॉलिटिकल लीडर है, और वो जानता है कि किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाए। इसीलिए उन्होंने एक सिविलाइज्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जो स्टेटहुड की रेजोल्यूशन है वो अपने तरीके से पास करके ऑनरेबल एलजी को दी। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले। वो कोई अपनी घर की बात तो करने नहीं गए होंगे। जब मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं या होम मिनिस्टर से मिलते हैं और वहां के रोड एंड सर्विस मिनिस्टर को मिलते हैं तो जम्मू कश्मीर की ही बात करते हैं। संभाविक तौर पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जम्मू कश्मीर का फर्स्ट स्टेप है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को देखना, इन्फोर्समेंट को बढ़ाना घटाना, ये सब मरकज का प्रोरोगेटिव होता है। चीफ मिनिस्टर सिर्फ एक ब्रिज का काम करता है, और उसकी सरकार एक ब्रिज का काम करती है टू रिहेबिलिटेट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि 5-6 साल से यहाँ सरकार नहीं थी, 5-6 साल से यहाँ आर्टिकल 370-3-5 है, स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी, ये सब चीजें चल रही थी, जमहूरियत थी नहीं। अब ये जुमा 8 दिन हो गए सरकार बने, और ये सब चीजें जो है, और उमर अब्दुल्ला बड़ा वो उमर अब्दुल्ला नहीं है जो पहले वाला उमर अब्दुल्ला। उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, उनकी सबमिसिवनेस देखिए, और उन्होंने भी कहा, ट्वीट करके भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि बिना मरकज की सपोर्ट के जम्मू कश्मीर आगे नहीं बढ़ सकता है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट करके कहा, वी आर विद उमर लेट सरकार एज फार एज मोहिंदर प्रकाश हमारे साथ नेता कांग्रेस लगातार जुड़े हैं। सोहेल साहब, मैं समझ गया। मोहिंदर जी, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार चर्चा हो रही है कि जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और वो कुछ फीसदी हैं जिन्हें समझाने का प्रयास कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से होना चाहिए। एक तरफ मोदी सरकार ने 2014 की बात की तस्वीर बदली है, जिस का आप लगातार सवाल उठा रहे थे, उसका जवाब दिया है जनरल पीके सहगल साहब ने कि तस्वीर तो बदली है 2014 की बात, और आप कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हुआ। त्रिपाठी साहब, मेरे कहने का मतलब आपने कुछ और निकाल दिया। मैं सीनियर ऑफिसर रहा हूँ, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ जी। कश्मीर जो समस्या है जम्मू कश्मीर के तौर पर, वहाँ 2 किस्म की समस्या है। एक तो ये बॉर्डर वाला एरिया है, और दूसरा इसमें समस्या है जो पूरे हिंदुस्तान की समस्या है, वो वहाँ की भी है। बेरोजगारी है, खाना पीना है, लोगों की जीवन स्तर को सुधारना है, शिक्षा है, वहाँ का टूरिज्म का एक जो इंडस्ट्री है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो सकती है, और लोग आते भी हैं। देखिए, वहाँ रोजगार देने के लिए, मैं क्योंकि श्रीनगर में काफी घूमा हूँ, वहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट है बहुत ही अच्छी। कांग्रेस के जमाने में वो सिडको की, अगर आप जम्मू के श्रीनगर हाईवे पे सिडको का एक इंडस्ट्रियल एरिया देखें, न जाने कितनी कंपनियां वहां बंद पड़ी हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्लस वहां का लोकल जो वहां का प्रोडक्ट है, सेब हो गया, दुनिया जहान की और चीजें हैं, फूल हैं, इन सारी चीजों को बढ़ावा देने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। और उसके लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा का वातावरण वहां बनाए, जहां लोग महसूस कर सकें कि हम सेफ हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पूरे हिंदुस्तान के, वो वहां जाएं। जितनी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर उनको खोलें, लोगों को रोजगार मिलेगा। स्थानीय जो भी रोजगार हो सकता है वो वहां पैदा करना चाहिए। लोगों को बाहर आने की आदत ना पड़े, क्योंकि कश्मीर छोड़ छोड़कर लोग विदेश भाग रहे हैं, ना जाने कहां भाग रहे हैं पढ़ाई के लिए। वहां के जो इंस्टीट्यूशंस हैं पढ़ाई के, उनको लोकल वहीं बढ़ावा मिलना चाहिए। तो कश्मीर को बनाने की योजना नहीं है किसी के पास। सिर्फ एक आतंकवादी की बात कर लो, पाकिस्तान की बात कर लो, उससे बात नहीं बनेगी। 370 की बात कर लो, 35A की बात कर लो, बात नहीं बनेगी। कैसे बात बनेगी, आप बताइए अपने शब्दों में, कैसे बनेगी? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए, जितनी इंडस्ट्री वहां बंद पड़ी है उनको खोलिए, जिससे लोगों को आतंकवाद आतंकवाद की घटनाएं इससे रुक जाएंगी सर? आतंकवाद की घटनाओं को रोकने का ये सबसे बड़ा कारण होगा कि लोग अपने काम में बिजी हो जाएं, क्योंकि जब उनके पास रोजगार नहीं है तो वो उस तरफ प्रेरित हो जाते हैं। आप पंजाब को देखिए, पंजाब के अंदर मैं मानता हूँ भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि पंजाब को संभालने में आपने नई परिभाषा दी है, आज बहुत अलग तरीके से परिभाषित आपने किया है। मैंने एक बात आपको कहना चाहता हूँ, वहां इंडस्ट्रियल बेल्ट बनी पड़ी है, बंद पड़ी है, आप उन्हें खोलिए। देखो 50,000 लड़के सीधे सीधे नौकरी के लिए वहां मिल जाएंगे। और जो सरकार वहां लोकल प्रोडक्शन है, इतनी बड़ी सर्दियों के कपड़े बनते हैं पूरे, शॉलें बनती हैं, वहां का लोकल फूल है। ठीक है, ऋषभ जी कुछ कह रहे हैं। ऋषभ जी,
देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो अपनी बातें कही, उस बातों में उन्होंने अपने ही सो कॉल्ड गठबंधन के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को फंसा दिया। इन्होंने कहा कि अगर रोजगार मिल जाएगा तो वो लाइन पे चल जाएंगे। मींस ये अभी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही थी कि लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं है, और इनके वक्तव्य बता रहे हैं कि लोकल लोग ही इन्वॉल्व है आतंकवादी गतिविधियों में, अगर उनको रोजगार मिल जाएगा तो ये उधर चले जाएंगे। मतलब आपसी तालमेल विचारों में भी नहीं मिल रहा है इन लोगों का। दूसरी बात मैं कहता हूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं वहां पे भय का माहौल घटा है सर, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि दो भाई बहन वहां भारत जोड़ो यात्रा में जाके बर्फ के गोले खेलते नजर आए हैं। वो भय का माहौल हमारे ही नेतृत्व वाली सरकार में घटा है, और वहां पे मजबूती से मतदान भी हुए हैं, और 1,26,000 करोड़ की योजनाएं वहां रनिंग थी, और इसी कार्यकाल में G20 सम्मेलन भी जम्मू कश्मीर में हुआ है, और अनेक रोजगार के सृजन भी हम करने के वहां पे प्रावधान लेकर आए थे। तो हमने तो माहौल बदलने का प्रयास किया है। जिन युवाओं पे पत्थर था, आज वहां पे कलम पकड़ाने का प्रयास हमने किया है। दिक्कत कहां है बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर की राजनीति पे जो अपनी राजनीति लड़ाई इतने सालों से लड़ रहे थे, अपने सत्ता सुख की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको जम्मू कश्मीर में दिखता बदलाव खटकता है, कहीं ना कहीं खटोसता है। तो इस बदलाव के तकलीफ के कारण उनके इस तरह के वक्तव्य निकलते हैं। हम बिल्कुल केंद्र में है, और आज मैं खुले तौर पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र प्रवक्ता के नाते आपको कह रहा हूं कि सरकार जो भी हित के लिए होगा, हम बिल्कुल कदम मिलाकर चलेंगे, क्योंकि हमारी नीति में भी है कि जो भी अंत्योदय मूल मंत्र से जनता का विकास हो, हमारी प्राथमिकता वो है। लेकिन एक सवाल जरूर यहां खड़ा होता है कि अगर वहां पे लोकल लोगों को समझाने की जहां तक जिम्मेदारी है चुनी हुई सरकार की है, और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है बेशक हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आप आइए मिलकर काम करेंगे। लेकिन अगर आरोप प्रत्यारोप पर जाएंगे, दिल्ली के तरह रोंदू बच्चे, एक सीएम यहां पे थे, रोंदू बच्चा मत बनिए, राजनीति में मजबूत बच्चा बनकर काम करिए। सहगल साहब, आपसे मैं समझने की यहां पर कोशिश करूंगा, विकास की मुख्यधारा से जम्मू कश्मीर अभी भी पीछे है। 2014 का आप जिक्र कर रहे हैं कि 10 साल में बहुत कुछ हुआ है, तस्वीर बदली है, और शायद इसीलिए आतंकवाद की घटनाएं कम हुई। लेकिन जो आज तस्वीर बन रही है, क्या आज भी इसीलिए कि विकास की मुख्यधारा से जम्मू कश्मीर बहुत दूर है और इसीलिए आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं? क्या आप इत्तेफाक इससे रखते हैं? एब्सोल्युटली नो। बहुत बड़े पैमाने पर अगर आप देखो कि कश्मीर में जब से देश आज़ाद हुआ था, इस सरकार के 370 के पहले कभी भी 1 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट नहीं गए थे। अभी लगभग 2 मिलियन टूरिस्ट गए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर फॉरेनर्स जा रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर। वहाँ पे जो सबसे बड़ा उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो टूरिज्म है। उसके बाद में उनका फ्रूट है, फ्रूट की बहुत बड़े पैमाने पर सेल हो रही है, और बड़े पैमाने पर जो है वहाँ लोकल जो बाहर के लेबर आके उनकी पैकिंग वगैरह में सब कार्रवाई करती है, इसके बावजूद कि उनको टारगेट किया जा रहा है। फिर बहुत बड़े पैमाने पर उनका जो हैंडीक्राफ्ट है उसको बढ़ावा दिया गया है, केसर को बढ़ावा दिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 2010 से लेकर 2013 तक उन इलाकों में 3-4 साल कार्रवाई करता रहा जिनको शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा कहा जाता है। उस समय ये आतंकवाद का गढ़ था जहाँ फरिश्ते भी जाने के लिए घबराते थे। वहाँ मैं हर साल 30 से 40 हज़ार युवकों को जाके मैंने देश के साथ जोड़ा, और वो मेरे को साफ तौर पे कहते थे हम देश के हित में काम करना चाहते हैं, लेकिन हमको जो है लोकल सरकार जो है वो उसमें उसको सहायता नहीं दे रही थी। बड़े पैमाने पर हमने स्कूलें बनाए हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, IITs खड़े किए हैं, वहाँ IIM आ रहा है, और ज़बरदस्त कोशिश है कि वहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए। और इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए ही सड़कें बनाई जा रही हैं, टनल्स बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। आप देखो रेलवे लाइन, आप दिल्ली से लेके कश्मीर तक रेलवे लाइन बिछाने की बिछा रहे हो, तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बहुत बड़ा विकास हुआ है, और उसी विकास की वजह से आतंकवाद काफ़ी से ज़्यादा कम हुआ है। इतने बड़े पैमाने पर जो जमहूरियत ने हिस्सा लिया है लोकसभा इलेक्शन में और स्टेट असेंबली इलेक्शन में, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि लोग नेशनल काफी कॉन्फ्रेंस ज्यादा खुश हैं। सर, मैं माफी के साथ आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब लूंगा। क्या आप मानते हैं गौरव कपूर साहब, 10 साल में तस्वीर बदली है विकास के मद्देनजर मोदी सरकार ने? देखिए त्रिपाठी जी, मैं आपका इस जवाब देने से पहले हमारे बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उन्होंने एक चीज कही अपनी बात में कि यहाँ पे एक डेवलपमेंट के बजाय यहाँ पे मजहब के नाम की राजनीति जो है कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट हुआ है सर या नहीं हुआ, इतना बताइए मुझे। नहीं, मैं आपको पहले बता, मैं उनका जवाब दे दूं। देखिए, इस तरीके की राजनीति की अगर शुरुआत की तो वो बीजेपी ने की, जब यहाँ स्टेट असेंबली इलेक्शन था। एक मुद्दा यहाँ इन्होंने डेवलपमेंट से ज्यादा इन्होंने ये मुद्दा यहाँ चलाया कि हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाना है।
वो हिंदू चीफ मिनिस्टर का नैरेटिव जो है वो भाजपा ने सेट किया यहाँ, जिसके एवज में जो माइंडसेट जम्मू के लोगों का बनाया गया, बीजेपी ने जो अपना कार्ड हिंदुइज्म पे खेला, वही कार्ड फिर इसी तरीके का जो नैरेटिव है वो कश्मीर में उसके ऑपोजिट स्टैंड होने शुरू हुआ, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग ही इन्होंने गलत किया। ठीक है तो ये जो मोहिंदर बात प्रकाश करते जी, हैं मैं समझ गया आपकी बात। देखिए मोहिंदर प्रकाश जी 30 सेकंड में जल्दी, जम्मू कश्मीर में आप विकास देख पा रहे हैं? आपकी नजरें क्या कह रही हैं विकास को लेकर? मैं पहले मेजर जनरल साहब को मैं माफी के साथ के कहना चाहता हूं कि आप बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए सर। जब जम्मू सच्चाई पे हुकूमत। दूसरी चीज, जम्मू कश्मीर का विकास, आप यकीन जानिए जब तक वहां रक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, पाकिस्तान को जब तक मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, जो पॉलिटिकल लीडर्स हमारे प्रधानमंत्री समेत हर भाषण में कहते हैं, हर इलेक्शन में कहते हैं कि उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब कब दोगे भाई? पूरा देश देख रहा है। ठीक है, आप तो सिर्फ लगे रहते हैं कि पाकिस्तान में जाके कांग्रेसी ने ये कहा, अरे कैमरा लेके गए थे क्या साथ में? ठीक है, बहुत है, मेरे पास समय की बेहद कमी है। मोहिंदर प्रकाश जी 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। इन्हों का तो मुंह तोड़ जवाब कब दे सकते हैं? जिनको राजनीतिक मोतियाबिंद है उनको नहीं दिखेगा। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, मुंह तोड़ जवाब। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर हमारे साथ लाइव जुड़े। सुहेल काजमी साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनरल पीके सहगल साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत तार्किक तरीके से आपने बात रखी इस मंच पर। और मोहिंदर प्रकाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और गौरव कपूर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। भारत का सवाल लगातार यही सवाल पूछ रहा है कि टारगेट किलिंग पर कब तक लगाम लगेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।